गांव के दिल में जहां बरगद की ठंडी छांव में कहानियां पनपती थी, वहां एक नाम गूंजता था, रामलाल। उनका भरा पूरा परिवार था और उनकी बात पूरे गांव में सिर माथे पर ले जाती थी। रामलाल जी कोई मामूली इंसान नहीं थे। वे एक बड़े जमींदार थे जिनके पास आम और अमरूद के बागानों का विशाल साम्राज्य था। लेकिन उनका बड़प्पन सिर्फ धन दौलत तक सीमित नहीं था, उनका दिल भी उतना ही विशाल था। ज़रूरत पड़ने पर हर कोई सीधा उनके दरवाजे पर आता और रामलाल जी बिना किसी हिचकिचाहट के हर संभव मदद के लिए तैयार रहते। उनकी पत्नी पद्मा और 4 बच्चे यानी 2 बेटे 2 बेटियां उनका संसार थे। रामलाल जी गांव में रहते हुए भी आधुनिक विचारों के धनी थे। वे पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर बदलाव लाना चाहते थे और जानते थे कि इसकी शुरुआत घर से ही करनी होगी। उसी गांव में भोला नाम का एक गरीब आदमी रहता था जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन भोला रोते रोते रामलाल जी के पास आया। उनके पैरों में गिरकर बोला, सरकार, आप ही हमारे माई बाप हो। हम तो पूरी तरह लुट गए, बर्बाद हो गए। अब आप ही फैसला करो। रामलाल जी ने उसे उठाया और समझाया। शांत हो जाओ भोला और बताओ क्या हुआ है। भोला ने सिसकते हुए बताया, सरकार, मेरी एक बेटी है शादी के लायक और एक बेटा भी है। मैंने उसे पढ़ाने के लिए शहर भेजा। उसकी पढ़ाई के लिए गांव में लोगों से कर्ज लिया, आपसे भी लिया। जब कर्ज का बोझ बढ़ा तो मुझे अपनी 1 बीघा ज़मीन बेचनी पड़ी, पर मेरे बेटे ने मुझे धोखा दिया। पढ़ाई के बाद उसने वहीं शहर में एक लड़की से शादी कर ली, मुझे बताया तक नहीं। घर में मेरी बेटी बैठी है, उसे अपनी बहन की भी फिक्र नहीं हुई। चलो शादी कर ली, हमें ऐतराज़ नहीं था, लेकिन मेरा बेटा वहाँ नौकरी करने लगा और अब तो वह गांव भी नहीं आता, ना ही हमारे खर्च के लिए, ना ही बहन की शादी के लिए एक पैसा भेजता है। मुझे बेटी की शादी करनी है। लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं। इस जमाने में बिना पैसे के लड़की ब्याहना कितना मुश्किल हो गया है। बेटा तो पढ़ लिख कर शहर में घर खरीद कर सेट हो गया। अब मैं कर्ज भी चुकाऊं और बेटी की शादी भी करूं। शुरू में वो थोड़े बहुत पैसे भेजता था, माँ से फ़ोन पर बात भी कर लेता था, पर अब तो घर की कोई खबर नहीं लेता। मैंने उसे पढ़ाने के लिए अपना घर तक गिरवी रख दिया था। उसकी माँ उसे याद कर कर के रोती है, बीमार रहने लगी है। मेरी बेटी पर तो जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट गया है। बेचारी माँ की सेवा करती है, घर के सारे काम करती है। मेरे बेटे ने तो पूरे घर को उलट पुलट कर ही रख दिया है। जिससे अच्छा तो मैं उसे गांव में ही कोई मजदूरी के काम सिखा देता तो घर गृहस्थी अच्छे से चलती। बेटे को पढ़ाने के चक्कर में तो मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी पत्नी रोज़ बेटे के आने का इंतज़ार करती है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? बहुत गरीब हूं, कहाँ जाऊं? भोला की बातें सुनकर रामलाल जी गहरे सोच में पड़ गए। कुछ देर की शांति के बाद उन्होंने पूछा, तुम्हारी बेटी क्या करती है भोला? भोला ने बताया, साहब मेरी बेटी क्या करेगी, घर के काम करती है
अपनी बीमार माँ को संभालती है और अब तो घर का खर्चा चलाने के लिए थोड़ा बहुत बाहर भी धान रोपाई का या खेतों में कटाई का काम भी मेरे साथ करने लगी है, जिससे कुछ पैसे मिल जाए। पर इतने से पैसों से तो घर का खर्चा और दवाइयों का ही काम चल पाता है। इससे ना बेटी का ब्याह हो पाएगा और ना ही कर्ज खत्म हो पाएगा। रामलाल जी ने भोला को उठाया और तख्त पर बिठाते हुए कहा, याद है भोला, आज से 19 साल पहले तुम मेरे पास अपने बेटे की स्कूल फीस लेने आए थे, जो महीने भर बाद ही तुमने मुझे लौटा दी थी। लेकिन उस समय पैसे देते वक्त मैंने तुमसे कुछ और भी कहा था, याद करने की कोशिश करो। भोला ने सिर खुजाते हुए कहा, 19 साल पहले की बात मुझे कैसे याद रहेगी? मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि आपने मुझे उस समय क्या कहा था। पर थोड़ा दिमाग पर जोर देने के बाद भोला बोला, हाँ याद आया, आपने कहा था कि बेटे के साथ साथ अपनी बेटी को भी स्कूल भेजना शुरू करो। मगर उस बात से इस बात का क्या लेना देना है साहब? रामलाल जी बोले, लेना देना है भोला, तुम अब भी नहीं समझे। अगर तुमने उस समय अपने बेटे के साथ साथ अपनी बेटी को भी पढ़ाया लिखाया होता, उसकी पढ़ाई पर ध्यान दिया होता, तो वो आज नौकरी कर रही होती, दूसरों के घरों में खेतों में धान नहीं रोप रही होती, फसल की कटाई नहीं कर रही होती, नौकरी करती तो अच्छे खासे पैसे कमाती, जिससे तुम्हारी घर गृहस्थी भी चल जाती और तुम्हारा कर्ज भी चुक जाता। लेकिन तुमने अपने बेटे की ही पढ़ाई पर ध्यान दिया और उसकी पढ़ाई के लिए अपना घर तक गिरवी रख दिया। गांव में लोगों से पैसा उधार लेकर उसको शहर भेजते रहे, और वो किस काम का? अब तो सारा पैसा वह चला गया, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें धोखा दे दिया। अब तुम सोचो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे बुढ़ापे पर तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का ख्याल रख रही है, खेतों में काम कर रही है, किसके लिए? अपने माँ बाप के लिए। रामलाल जी की बातें सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए बोला, मालिक आप सही कह रहे हो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर मैंने उस समय आपकी बात मान ली होती तो शायद आज मेरी बेटी भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती और अच्छी सी नौकरी कर रही होती। आज हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रामलाल जी ने भोला को सांत्वना देते हुए कहा, जो हुआ सो हुआ, अब आगे क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। तुम एक काम करो, अपने बेटे के पास किसी भी तरह से यह खबर भिजवा दो कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी से उसे देख जाएं, नहीं तो वो 1-2 दिन में स्वर्ग सिधार जाएगी। उनके पास जो भी गहने हैं वो बहू के लिए ले जाएं। वो अपने सोने के कंगन और गले का पेंडेंट अपनी बहू को देना चाहती है। उसके बाद क्या करना है यह सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। बस तुम अपने बेटे को गांव में बुलाने का इंतज़ाम कर लो। जैसा रामलाल जी ने कहा था, भोला ने बिल्कुल वैसा ही किया। अपने बेटे तक यह खबर भिजवा दी। जैसे ही भोला के बेटे को यह खबर पता चली कि उसकी माँ मरने वाली है और मरने से पहले वह अपनी बहू को अपने सोने के कंगन और गले का पेंडेंट देना चाहती है, तो लालच में वह दोनों अपना सामान बांधकर गांव आ जाते हैं।
इधर भोला और रामलाल जी दोनों ही उनके बेटे के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। बेटा बहू के साथ उनका एक छोटा सा मुन्ना भी आता है। मुन्ने को देखकर तो दोनों कुछ समय के लिए अपने गुस्से को भूल जाते हैं, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं, इतने दिन हो गए ना तुम घर आते हो, ना घर के खर्च चलाने के लिए पैसे भेजते हो। लेकिन बेटा तो उल्टा ही अपने पिता पर चिल्लाने लगता है। यह क्या बात है पिताजी, तुमने तो कहा था कि माँ बीमार है, लेकिन वो तो अच्छी खासी आंगन में बैठी हुई हैं और चाय पी रही हैं। आपने मुझे झूठ बोलकर क्यों बुलाया? मेरा इतना कीमती समय है और इधर आकर सारा बर्बाद कर दिया है। आपको शर्म नहीं आती बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए? तभी रामलाल जी कमरे से निकलकर भोला के बेटे पर 2 जोरदार थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं, नालायक, शर्म तुझे आनी चाहिए और अपने माँ बाप को ज्ञान सिखा रहा है। अरे, जिस माँ बाप ने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, तुझे इस काबिल बनाया कि तू शहर में जाकर पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी कर सका, एक बड़ा आदमी बन सका, तू भूल गया? भोला ने तुझे अपना पेट काट काट कर पैसे दिए हैं। तू अपनी माँ के बचपन के दिनों को भी भूल गया? जब से शादी कर ली, नौकरी करने लगा, माता पिता की ज़रूरत ख़त्म हो गई तो भूल गया उनको? अरे, इतने दिनों से तेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल है, एक बार देखने तक नहीं आया और आज जैसे ही उनके बीमार होने की खबर सुनी और सोने के कंगन और पैंडल की खबर सुनी तो भागकर चला आया। तुझे समय मिल गया। मेरी एक बात बहुत अच्छी तरह से सुन ले, जब तक तुम अपने पिता जी के कर्ज को नहीं चुकाते हो, घर गिरवी रखा है उसको नहीं छुड़ाते हो और अपनी बहन की शादी के लिए पैसे खर्च नहीं करोगे, तब तक तुम इस गांव से कहीं नहीं जा पाओगे। रामलाल जी बहुत गुस्से में थे। उनकी बातें सुनकर सभी लोग कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद भोला का पोता अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है, माँ, क्या ये मेरे दादा दादी हैं? अगर ये मेरे दादा दादी हैं तो आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? मैंने तो उनको पहले कभी नहीं देखा। हमारे दोस्तों के दादा दादी तो उनके साथ ही रहते हैं। क्या मैं भी शादी के बाद आपके पास नहीं रहूँगा? आप लोग अकेले रहेंगे? किसी के पास मुन्ने का सवाल का कोई जवाब नहीं था। छोटे से बच्चे के सवाल ने वहाँ पर सबको हिलाकर रख दिया। अपने बेटे की बात सुनकर भोला के बेटे को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। रामलाल जी की बात सुनते ही भोला का बेटा अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, मुझे समझ में आ गया है, मैंने जो किया है वो गलत है। मुझे आप लोगों को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए था। आप लोगों ने इतना पढ़ाया लिखाया, मैंने आपको कर्ज में डुबा दिया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है मुझे क्या करना है। आप चिंता मत करो, मैं शहर में जाकर नौकरी ज़रूर करूँगा, लेकिन अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा घर ढूँढूँगा। सबसे पहले उसकी शादी करूँगा और माँ को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। एक अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूँगा।
रही बात इस घर को छुड़ाने की, तो मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं कि इस घर को मैं कल ही छुड़ा लूँगा। आप फिक्र मत करिए। और फिर भोला का बेटा वैसा ही करता है जैसा कि वह बोलकर जाता है। कुछ समय बाद वह अपने माँ बाप और बहन को शहर में बुला लेता है। गांव के कच्चे और टूटे फूटे घर को पहले तो वह कर्ज से मुक्त कराता है, फिर उसमें 2 पक्के कमरे बनवाकर अपने माँ बाप के लिए दे देता है। कुछ समय बाद भोला की बेटे की शादी धूमधाम से होती है। अब तो भोला और उसकी पत्नी बहुत खुश हैं और उसके बेटा बहू उसे वापस मिल गए हैं और अब वह अपने माँ बाप का ख्याल भी रखने लग गए हैं। भोला रामलाल जी का धन्यवाद करता है, कहता है, यह सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेरा साथ ना देते तो मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि मैं अपने बेटे से कैसे बोलूं, कैसे उसको गांव में बुलाऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। कुछ समय बाद रामलाल जी ने अपने घर और अपनी ज़मीन बागान का बंटवारा इस तरह से किया कि बाद में किसी के साथ कोई समस्या ना हो। अगर वह अपनी पत्नी से पहले इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी पत्नी को बेटों से कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए अपने घर की ज़मीन तो बेटों के नाम आधे आधे कर जाते हैं, लेकिन आम और अमरूद के बागान अपनी पत्नी पद्मा के नाम कर जाते हैं, जिससे बाद में जायदाद के लालच में ही सही कम से कम बेटे बहू उनकी पत्नी का ख्याल तो रखेंगे, उनकी सेवा तो करेंगे, क्योंकि आगे चलकर ज़िंदगी कौन सा मोड़ ले ले किसी को पता नहीं है। हम आज इतने अच्छे से हैं, सब कुछ करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन बाद में आगे चलकर परिवार बढ़ते हैं तो तरह तरह की समस्याएं परिवार में आती रहती हैं। एक दिन रामलाल जी को अचानक से दिल का दौरा पड़ता है और वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। दोनों बेटे मिलकर अपने पिताजी का अच्छी तरह से क्रियाकर्म करते हैं। रामलाल ने अपने एक मित्र वकील के साथ मिलकर अपनी जायदाद के पेपर तैयार करवा लिए थे, लेकिन घर में यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी। रामलाल के जाने के बाद 1 साल बाद ही उनकी पत्नी को रखने के लिए बेटों में आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगे। दोनों बेटे घर की ज़मीन जायदाद और बागान तो चाहते थे, लेकिन अपनी माँ को कोई नहीं रखना चाहता था। दोनों ही बेटे अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए धीरे धीरे अपना हिस्सा लेकर शहरों की तरफ बढ़ गए, लेकिन किसी ने भी अपनी माँ के लिए नहीं सोचा। दोनों ही बेटे शहर चले गए और अपनी बूढ़ी माँ को गांव में ही छोड़कर गए। रामलाल ने अपने बेटों के साथ साथ अपनी बेटियों को भी पढ़ाया था। उनकी दोनों ही बेटियां नौकरी कर रही थी। जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ गांव में अकेली रहती है और दोनों भाई अपने घर परिवार को लेकर शहरों में जाकर बस गए हैं, तो उन्होंने अपनी माँ की बड़ी चिंता होने लगी है। छोटी वाली बेटी पास के ही शहर में अध्यापिका थी। वह माँ को
अपने साथ लेकर जाती है। उधर बेटे पूरी तरह से निश्चिंत हो गए थे कि चलो बुढ़िया माँ की बला टली, अब हमें उसका कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ समय बाद दोनों बेटे शहर में अपना बड़ा घर खरीदना चाहते थे, इसलिए गांव के आम और अमरूद के बागान को बेचने के लिए गांव में आते हैं और वकील के साथ मिलकर उनके कागज़ निकलवाते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि आम और अमरूद के बागान तो माँ के नाम हैं, तो वे दंग रह जाते हैं और कहते हैं, माँ आप हमारे साथ रहने चलो, हम आपको बहुत अच्छे से रखेंगे। अब तो हम शहर में घर भी खरीद रहे हैं, तो इस घर को खरीदने के लिए हमें आम और अमरूद के बागान बेचने हैं। लेकिन पिताजी तो उन आम अमरूद के बागानों को आपके नाम कर गए हैं, आप हमारे साथ चलो। अमरूद के बागान को बेचने के लिए आप दस्तखत कर दो। जब हम बड़ा घर खरीद लेंगे तो उस घर में हम आपको अपने साथ रखेंगे। लेकिन माँ ने जाने से साफ साफ मना कर दिया और कहा, मैं आम और अमरूद के बागान नहीं बेचूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वह मेरे ही नाम रहेंगे। कम से कम उनका जो पैसा आएगा उससे मेरे खर्च के काम चलेंगे। कभी मैं बीमार पड़ गई तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हारे लिए तो पिताजी बहुत सारी ज़मीन जायदाद छोड़ गए हैं, उसी में से कुछ बेच दो। अमरूद के बागान तो नहीं बेचने दूंगी। अब तो वह बेटा तुम्हें मेरे मरने के बाद ही मिलेंगे, तब तक तुम इंतज़ार करो। जब बूढ़ी माँ को गांव में अकेला छोड़कर गए थे तब तो तुम्हें माँ की कोई चिंता नहीं थी। आज आम अमरूद के बागान की ज़रूरत पड़ी तो सेवा के बहाने लेने आ गए। दोनों बेटे अपनी माँ की बातों को सुनकर हाथ मलते हुए वापस चले गए। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।